नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, वीपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियों पे विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। इसी में आपका जो अन्य टॉपिक है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को भी ऐड किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी धाराएं पढ़नी है और ये टॉपिक भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ समितियों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर पुराने छात्र हैं उनको पता होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट चेंज किया है पढ़ाने का। आज से आपको ये जो हैंड रिटन नोट्स है, अभी तक मैं ई बुक से पढ़ाता था, तो ई बुक से कंटेंट थोड़ा सा लंबा हो जाता था, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता था। तो ई बुक से जो सार निकलता है ना, जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकलती हैं, उनको मैंने साइड में ही नोट डाउन कर दिया है और इन सिर्फ और सिर्फ इन महत्वपूर्ण मुद्दों पे अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो भी छोटा रहे और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल पाए। बाकी अगर आप लोग ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद में पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैं डिटेल पिन कर दे रहा हूँ, आप उसको चेक कर लेना। बिना किसी देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग आपका 3 से 4 नंबर प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना और समितियाँ जितनी भी हैं उनको अच्छे से समझ लेना कि समितियों में अंतर क्या है और कौन सी समिति में क्या सुधार आया है। जैसे क्या है, बलवंत राय मेहता समिति हो गया, इसके बाद में अगला होगा अशोक मेहता समिति, इसके बाद में एल एम सिंघवी होगा, ठीक है, जीवी के राव होगा। तो कुछ चीज़ें उसमें सेम हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपग्रेड की गई हैं, कुछ सुधार लाया गया है और वही सुधार जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा। अब एग्जाम टाइम में प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस समिति से ये क्वेश्चन पूछ रहा है और आपका जो आंसर होगा वो गलत हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से पढ़ें या कहीं से भी पढ़ें, समितियों को अच्छे से समझ लेना ताकि गलती ना हो। मैंने जिस तरह से पढ़ाया है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, जो चीज़ अलग है उसको मैंने रेड कलर में मार्क कर दिया है। ठीक है, तो ये तो शिल्पकार है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है। बाकी आगे जब आप समितियाँ पढ़ेंगे तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है और वही महत्वपूर्ण है और वही अलग भी है। ठीक है, पिछले समिति से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन क्यों किया गया था, पहले ये समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी अमेरिका की हेल्प से, लेकिन फंडिंग की वजह से, पैसे की वजह से ये जो विकास कार्यक्रम है ये असफल रहा। ठीक है, इसके एक साल के बाद में 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि सीमित क्षेत्र तक रह गया था, इसको और प्रसारित करना और विस्तारित करना। इसीलिए इसका नाम राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम रखा गया। ठीक है, तो इसको और विस्तारित किया गया और ग्रामीण तक, इसका ग्रामीण जो विकास क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचाया गया, इसीलिए इसका नाम राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम पड़ा। ठीक है, और इन दोनों कार्यक्रम की सफलता और असफलता के अध्ययन के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में यह गठित किया गया था बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। और यही समिति आगे चल के जो महात्मा गांधी का विजन था, ग्राम क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करना, इसको साकार करता है। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, आगे चल के ये गुजरात के सेकंड सीएम भी बनते हैं। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी के सपने को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आगे चल के 1993 में जो है यही पंचायती जो अधिनियम है, सारी चीज़ें इन्होंने जो बताया, ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। 92 में ये आ गया था, लेकिन लागू 1993 में होता है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। ये थोड़ा सा पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। अब स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है ये 16 जनवरी 1957 में इसको गठित किया गया था। 13 सदस्यीय ये समिति थी। ठीक है, तो याद रखना कि बलवंत राय मेहता समिति जो है ये 13 सदस्यीय समिति थी और इस समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें ग्राम पंचायत, इसके बाद में पंचायत समिति और जिला पंचायत, इन 3 स्तर के पंचायत की इसने व्याख्या की, जिसमें ग्राम पंचायत जो है ये ग्राम स्तर पर होगा, इसके बाद में पंचायत स्तर जिसको हम कहते हैं ब्लॉक स्तर पर होगा, इसके बाद में जिला पंचायत जो कि जिला स्तर पर होगा। ये 3 स्तरीय पंचायत की इन्होंने व्याख्या की अपने कमेटी में। ठीक है, अपने कमेटी के माध्यम से।
इसके बाद में कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव होगा, ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। इसके बाद में पंचायत समिति और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। एग्जाम में दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा कि जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, या दोनों रूप से, या इस तरह से। तो जिला पंचायत के जो सदस्य का चुनाव होता है, अगर ये एग्जाम में पूछता है तो आप करेंगे प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। कैसे करेंगे? प्रत्यक्ष रूप से। पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? सदस्यों की बात कर रहा हूं मैं, तो सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। और यही सदस्य जो है मिलकर आगे चल के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जैसे पंचायत समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, जिला पंचायत समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो यही सदस्य मिलके जो है आगे चल के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। तो अगर अध्यक्ष का चुनाव पूछता है एग्जाम में, तो आप पंचायत समिति के अगर अध्यक्ष का चुनाव पूछेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से, और अगर सदस्य का चुनाव पूछेगा तो प्रत्यक्ष रूप से आप मार्क करेंगे, और यहां पे आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये अंतर है सदस्य और अध्यक्ष के चुनाव में। ध्यान रखना कि बलवंत राय मेहता समिति को जो स्वीकार किया गया है, ये 1 अप्रैल 1958 को स्वीकार किया गया। 16 जनवरी 1957 को ये आया था, और एक साल के बाद लगभग आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 1958 में इसको स्वीकार किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति को ग्रामोद्धार योजना भी कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ग्रामीण उद्धार हुआ, इसलिए इसको ग्रामोद्धार योजना भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें जो पंचायत समिति आपका है, इसको कार्यकारी निकाय के रूप में बताया गया, ठीक है, इसको कार्यकारी निकाय के रूप में बताया गया है। और जो जिला पंचायत है, इसको सलाहकारी यानी कि एडवाइजरी के रूप में बताया गया है, ठीक है। इस समिति के माध्यम से ये सारी चीजें उल्लेख की गई हैं। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि 20 लाख से कम की जनसंख्या अगर है, राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है, तो वहां पर पंचायत समिति नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होगा, ठीक है। 20 लाख की कम जनसंख्या अगर है किसी राज्य की, तो वहां पे पंचायत समिति नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होगा। ये सारी चीजें दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं सीक्वेंस से यहाँ ई बुक में उल्लेखित हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीजें यहाँ पे उल्लेखित की गई हैं, तो इसको आप अगर लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें पंचायती, अच्छा ये सारी चीजें इन्होंने बताई, और आगे चल के देखते हैं आप 93 में ये सारी चीजें लागू भी हुई कुछ सुधार के साथ में। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था के जो शिल्पकार हैं और वास्तुकार हैं, ये BR मेहता को ही बोलते हैं, ठीक है। BR अम्बेडकर मत कर देना, BR मेहता को ही हम पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या वास्तुकार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अच्छा ये लागू कब हुआ, थोड़ा देख लेते हैं कि लागू वगैरह कब हुआ पहली बार, ठीक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में पहली बार इसको प्रायोगिक रूप से लागू किया गया। परीक्षा में अगर प्रश्न बन के आता है कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम प्रायोगिक रूप से कहां लागू किया गया था, ऑप्शन में आपका दे देगा आंध्र प्रदेश, राजस्थान का नागौर जिला, तो बहुत बच्चे यहाँ पे राजस्थान का नागौर मार के चले आएंगे और वो हो जाएगा गलत, ठीक है। प्रायोगिक रूप से जब पूछेगा तो आंध्र प्रदेश आप मार्क करेंगे, ठीक है। 1958 में इसको लागू किया गया था प्रायोगिक रूप से आंध्र प्रदेश में। और 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में इसको पहली बार औपचारिक रूप से, जब औपचारिक रूप पूछेगा परीक्षा में तो आप राजस्थान का नागौर जिला मार्क करेंगे, और जब प्रायोगिक रूप से पूछेगा एग्जाम में तो आप आंध्र प्रदेश 1958 मार्क करेंगे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से इसको लागू किया था, ठीक है। इसके बाद में आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को औपचारिक रूप से लागू किया गया, लेकिन 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1993 में पहली बार 24 अप्रैल को जो है इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो इसलिए जो है 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि बलवंत राय मेहता समिति से रिलेटेड है, और ये सारी फैक्ट महत्वपूर्ण है। ये सब एग्जाम में पूछ सकता है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार और वास्तुकार कई बार आपकी परीक्षा में पूछा है, ठीक है। और इन्हीं फैक्ट को यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया गया है। अब हम ये देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में एक जो सिफारिश है, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा चूंकि डिटेल्ड है तो आप लोग सीधे यहाँ पे आ जाइए।
जो सिफारिशें थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति के लिए समिति के माध्यम से, ये आपको देखना है, ठीक है। देखिए, प्रमुख सिफारिशें, तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होनी चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से ग्राम पंचायत, जिला पंचायत तथा पंचायत समिति को आपस में परस्पर जुड़ा होना चाहिए, ये आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद में पंचायतों में मुख्य रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक रिक्त स्थान होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये रिजर्वेशन की बात अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, ये रिजर्वेशन की बात अभी नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन की जब बात होगी तो मैं बताऊंगा, और वो महत्वपूर्ण है, वो आपकी परीक्षा में पूछेगा। लेकिन यहाँ पर एक रिक्त स्थान होना चाहिए, यहाँ पर यह चर्चा किया गया, जिसमें पंचायतों में जनता के आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि चुनाव किया जाएगा, ठीक है। ये प्रमुख सिफारिशें हैं बलवंत राय मेहता समिति की। इसके बाद में विकेंद्रीकृत प्रशासन संरचना का दायित्व तो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथों में सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें जो है, इस समिति ने निम्न स्तर पर वित्तीय साधनों को उपलब्ध कराने की सिफारिश की। निम्न स्तर पर मतलब गांव स्तर तक वित्तीय साधनों को उपलब्ध कराने की सिफारिश की, और बलवंत राय मेहता समिति सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं अधिकारियों को निचले स्तर तक हस्तांतरित करना चाहती थी, यानी कि ग्राम स्तर तक हस्तांतरित करना चाहती थी। इसके बाद में बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था मुख्य रूप से स्थानीय नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों एवं केंद्र के बीच में एक संबंध स्थापित करती है, जिसके द्वारा सरकारी नीतियों की स्थापना होती है। तो ये क्या है, ये जो है सिफारिशें हैं, इसको मैंने आपको डिटेल में इसलिए दिखा दिया, ठीक है। अब हम आते हैं बलवंत राय मेहता समिति पर। बलवंत राय मेहता समिति को देख लेते, अशोक मेहता समिति को देखते हैं, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति का जो गठन है, ये 1977-78 में किया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। 13 सदस्यीय ये भी समिति थी, इसमें भी 13 ही सदस्य थे, और बलवंत राय मेहता समिति में भी 13 ही सदस्य थे। 1978 में इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, ठीक है। अब अशोक मेहता समिति से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा उसको आप देख लीजिए, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। यही आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, और इसी में शायद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अशोक मेहता समिति एकमात्र ऐसी समिति है जो कि द्विस्तरीय प्रणाली को इसने वकालत की, ठीक है। 2 स्तरीय प्रणाली को अपनाया इसने, ठीक है। इसने बताया कि द्विस्तरीय प्रणाली होना चाहिए, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत होना चाहिए, ठीक है। जिला परिषद और मंडल पंचायत होना चाहिए। जिला परिषद के जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, और मंडल पंचायत के जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, ठीक है। जिला परिषद को इसने जो है थोड़ा बड़ा एरिया बताया था, और मंडल पंचायत को थोड़ा सा इसने छोटा एरिया बताया था, ठीक है। तो जिला परिषद के जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, और मंडल पंचायत का जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। याद रखना कि द्विस्तरीय प्रणाली को इन्होंने अपनाया था, और यही आपका एग्जाम में पूछेगा अशोक मेहता समिति से, ठीक है। और इसके अनुसार जो है पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होना चाहिए, ये इनकी सिफारिशों में शामिल था। जनता पार्टी सरकार के द्वारा ये समिति लाई गई थी, और बलवंत राय मेहता समिति में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ये सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद में इनकी जो प्रमुख सिफारिशें हैं इनको देख लेते हैं। प्रमुख सिफारिशें, इन्होंने क्या सिफारिश लाया था, राज्य में विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला हो, ठीक है। राज्य में विकेंद्रीकरण का जो प्रथम स्तर है वो जिला हो, इसके बाद में फिर मंडल हो, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा, जिनमें करीब 15 से 20 हजार जनसंख्या एवं 10-15 गांव शामिल होंगे, ठीक है। एक मंडल में 15 से 20 हजार जनसंख्या और 10-15 गांव शामिल होंगे। जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए। इनके अनुसार ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जो बलवंत राय मेहता समिति में बताया गया था, इसको समाप्त कर देना चाहिए। मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तथा जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। मंडल पंचायत तथा परिषद का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए, और विकास योजनाओं को जिला परिषद के द्वारा तैयार किया जाए, ठीक है। विकास योजनाओं को जिला परिषद के द्वारा तैयार किया जाए, मतलब एक मंडल है और एक जिला है, तो जिला परिषद के द्वारा विकास योजनाओं को तैयार किया जाए। ये इनकी प्रमुख सिफारिशों में शामिल है, ठीक है। तो सिफारिशों को हम ई बुक के माध्यम से देखते चलेंगे ताकि आपका टाइम कम लगे, ठीक है। अब हम आते हैं नोट्स पे। इसके बाद में आपका आता है जीवीके राव समिति, ठीक है। अब जीवीके राव समिति में क्या पूछेगा एग्जाम में, ये आप पहले जान लीजिए। देखिए, कंफ्यूजन होता है। देखिए यहाँ पर जीवीके राव समिति 1985-86 में आया था। इनका पूरा नाम जो है ये कस्तूरी विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव था। कौन पूरा नाम याद रखेगा, इसलिए जीवीके राव इनको शॉर्ट में बोल दिया गया, ठीक है।
जीवीके राव समिति का गठन 25 मार्च 1985 को योजना आयोग के द्वारा किया गया था, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। इस समिति का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्र में विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना था, ठीक है। और समिति ने जो अपना रिपोर्ट है इसको दिसंबर 1985 में अपना जो रिपोर्ट है इसको प्रस्तुत कर दिया। अच्छा, इनके अनुसार नौकरशाही की वजह से गांव क्षेत्र में पंचायती राज का विकास रुक गया, इसलिए इन्होंने बिना घास की जड़ इसको संबोधित किया, ठीक है। ये जो संस्थाएं थी, ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से पंचायती राज विकास और जो गांव में विकास कार्यक्रम था ये बाधित हो रहा था, इसलिए इन्होंने इसको बिना घास की जड़ कहा। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये बात रही जीवीके राव समिति की, और इन्होंने भी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सफल बनाने की कोशिश की। आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव किसके द्वारा लाया गया, तो आपका ऑप्शन दे देगा जीवीके राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति। तो आपका राइट आंसर होगा जीवीके राव समिति, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन ये कंटेंट तैयार करने में और छांटने में बहुत मेहनत लगा है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, अगर कंटेंट आपको सही लग रहा हो तो लाइक आपको करना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग परचेज वगैरह नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट लाइक करके हमको सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है एलएम सिंघवी समिति, जो कि 1986 में आया, ठीक है। एलएम सिंघवी समिति पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश को लेके जानी जाती है, और ये आपकी परीक्षा में पूछेगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस समिति के अंतर्गत अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो पंचायती राज समितियों को संवैधानिक दर्जा देने की बात जो है पहली बार और अच्छे तरीके से व्याख्या करके एलएम सिंघवी ने इसको बताया, ठीक है। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? एलएम सिंघवी ने। नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की बात किसने की? जीवीके राव समिति ने। द्विस्तरीय समिति कौन सी थी? अशोक मेहता समिति। त्रिस्तरीय समिति कौन सी थी? पहली बार बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इन्होंने एलएम सिंघवी के माध्यम से न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए, ठीक है। गांव क्षेत्र में न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए, और पंचायत मामला के हल के लिए, पंचायत में विकास प्रॉब्लम जो भी आ रही है उसके मामला हल को लेके न्यायिक प्राधिकरण की भी स्थापना होनी चाहिए एलएम सिंघवी के माध्यम से, ठीक है। राजीव गांधी सरकार के अंतर्गत इसको लाया गया था। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की इन्होंने वकालत की। गांव में न्याय पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बेहतर रूप से ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया जा सके। इसके बाद में कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायत गठन किया जाएगा। इसका मानना यह था कि कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायत गठन किया जाएगा और पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको एलएम सिंघवी के अंतर्गत याद रखनी है, और जो मेन पॉइंट है वो आपको बस इतना याद रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है आपका पीके थुंगन समिति, जो कि 1989 में आई थी। इसमें बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो पहले आपने पढ़ा उसके अनुसार है, लेकिन इसमें दो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एक है, अगर एग्जाम में पूछता है कि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण और महिला आरक्षण की बात किस समिति के द्वारा की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीके थुंगन समिति, ठीक है। तो पीके थुंगन समिति जो है ये जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण और महिला आरक्षण के लिए जानी जाती है, और इस समिति के माध्यम से राज्य वित्त आयोग का भी संगठन होना चाहिए, ठीक है। पंचायती कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, ये भी इसमें विदित है, ठीक है। तो ये पीके थुंगन समिति है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण और महिला आरक्षण, ये आप फैक्ट याद रखेंगे, और यही फैक्ट अन्य समितियों से इसको अलग बनाता है और परीक्षा में यही पूछेगा। आगे बढ़े, इसके बाद में आता है गॉडगिल समिति, 1988 में ये आया था, ठीक है। गॉडगिल समिति में भी बहुत सारी चीजें वही हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो है, ठीक है। बहुत सारी चीजें पहले जैसी ही हैं, लेकिन अन्य समितियों में जो बेस्ट है उसको निकाल के इसमें शामिल किया गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी समिति को रीचेक मारा और इसके बाद में वहां से बेस्ट उठा लिया। एक चीज यहाँ पे आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि राज्य चुनाव आयोग की स्थापना किस समिति में डिस्कस किया गया है, तो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना जो है ये गाडगिल समिति में डिस्कस किया गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर गाडगिल समिति होगा, तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है, गाडगिल समिति के अंतर्गत। तो ये जो इंपॉर्टेंट है इसको मैंने यहाँ पे शामिल किया है, बाकी डिटेल में आपको तो ई बुक में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद में अन्य प्रमुख समितियां भी हैं, लगे हाथ इसको चेक कर लेते हैं। देखिए अन्य प्रमुख समितियों में अगर हम बात करें
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने सारा कंटेंट रखने की कोशिश करता हूं, तो इसके अंतर्गत ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। उतना इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है, ठीक है। वीके राव समिति है जो पंचायत के आंकड़ों के युक्तिकरण पर समिति है, वीके राव समिति, ठीक है। तो जीवीके राव से इसको कंफ्यूज मत करना। पंचायत आंकड़ों के युक्तिकरण पर यह समिति 1960 में गठित की गई थी। इसके बाद में एम रामाकृष्णा अय्या स्वामी है समिति है, पंचायती राज संस्थाओं के बजट और लेखा प्रक्रिया के अध्ययन के लिए इसको गठित किया गया था। इसके बाद में के संथानम समिति 1963 में पंचायती राज वित्तीय अध्ययन पर इसको गठित किया गया था। आर के खन्ना समिति है पंचायती लेखा परीक्षा और पंचायती राज नेताओं के खातों के अध्ययन के लिए इसको किया गया था। जी रामचंद्रन समिति है पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर समिति होनी चाहिए, इसके अध्ययन के लिए इसको गठित किया गया था। वी रामानाथन समिति है 1969 में बुनियादी भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में विकास एजेंसी और पंचायती राज संस्था की भागीदारी के लिए इसको गठित किया गया था। ये और भी समितियां हैं जो बीच बीच में आई और पर्टिकुलर किसी टॉपिक को अध्ययन करने के लिए बनाई गई, ठीक है। एम रामाकृष्णन स्वामी सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर 5 वर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए जो कार्य मसौदा है उसके लिए गठित किया गया था, ठीक है। इसके बाद में दया चौबे समिति है सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर समिति है, ये भी है 1976 में आया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको पढ़ना है, इन समितियों का अध्ययन करने के बाद में आपको आना है 64वें संविधान संशोधन पे। इसके बाद में बहुत लोग 73वें संविधान संशोधन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि इसके बीच में 64वां संविधान संशोधन भी आया था, ठीक है। इसकी चर्चा बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी, मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा ही लिख रखा है, ठीक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं कि हुआ क्या। 64वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए आया, इसको क्यों नहीं अपनाया गया। देखिए, पंचायती राज से संबंधित इतने नियम कानून समितियां बनी, फिर भी अभी तक संविधान में इसके प्रावधान से संबंधित कोई विस्तृत उल्लेख नहीं था। इतनी समितियां जो आपने ऊपर देखा, ये सब आई गई, रिपोर्ट आया, प्रस्तुत हुआ, लेकिन संवैधानिक रूप से अभी तक स्वीकृति बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिली थी, ठीक है। इसलिए राजीव गांधी सरकार के द्वारा 64वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक बनाए जाने की पहली बार कोशिश की गई। तो पहली बार संवैधानिक बनाने की जो कोशिश की गई थी वो 64वें संविधान के माध्यम से की गई थी, ठीक है। परंतु इस संविधान संशोधन का भारतीय राज्यों ने विरोध किया। अब भारतीय राज्यों ने इसका क्यों विरोध किया, इसके पीछे की कहानी आप समझ लीजिए। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को लेके इसमें जो अधिनियम थे, धाराएं थी, वो इतनी मजबूत थी कि राज्य का जो शक्ति है, पावर है, उसको थोड़ा सा वहां पे उसको कम कर रही थी, ठीक है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था का जो पावर है ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया 64वें संविधान संशोधन में, इसलिए भारतीय राज्यों ने इसका विरोध किया। अब ऑब्वियस ही बात है, कोई नहीं चाहेगा, जो राज्य का हेड होगा वो चाहेगा कि जो गांव है, पंचायती राज व्यवस्था है, वो उसके अंडर में काम करे। अगर ये स्वतंत्र हो जाती है, डायरेक्ट केंद्र सरकार के अंडर से या फिर स्वतंत्रता पूर्वक काम करती है, तो राज्य का मतलब ही क्या रह जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने, जितने भी राज्य थे भारत में, नेशनल लेवल पे इसका विरोध हुआ, क्योंकि शक्तियां और अन्य अधिकार उनसे छीना जा रहा था, इसलिए राज्यसभा में पारित ही नहीं हो पाया, ठीक है, और वहीं पर ये खत्म हो गया। इसके बाद में आपका आता है 64वां संविधान संशोधन, और इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, और इसको आपको ढंग से पढ़ना है। बहुत सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, और 73वां संविधान संशोधन को आपको अच्छे से समझ लेना है। एक एक फैक्ट को बढ़िया से आप याद कर लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इस संशोधन अधिनियम के तहत निम्न प्रावधान किए गए। तो जो प्रावधान है इसको आप लोग देख लीजिए। संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाग 9 में शीर्षक पंचायत रखा गया। इसके अंतर्गत एक एक्स्ट्रा भाग जोड़ा गया, भाग 9, ठीक है, और इस भाग 9 का जो शीर्षक है ये पंचायत रखा गया। याद रखेंगे आप लोग, ये पंचायत, तो भाग 9 का जो शीर्षक है ये पंचायत ही रखा गया, पंचायत के नाम से ही ये शीर्षक आया, ये भाग आया, ठीक है। तो इसके बाद में भाग 9 में 243A से लेके 243O के प्रावधान शामिल किए गए। तो भाग 9 में जो है अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 243, ये आप याद रखेंगे, 243A से लेके 243O तक इसको जोड़ा गया, और एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई, ठीक है। तो भाग 9 आया, अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा, 243 से A से लेके 243O। इसके बाद में एक अनुसूची भी जोड़ी गई, ठीक है। ये संवैधानिक ये संशोधन जो हुआ है ना, उसकी बात हो रहा है, 73वां संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत एक अनुसूची भी जोड़ी गई जिसको हमने नाम दिया 11वीं अनुसूची। तो ये आप फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। और इस 11वीं अनुसूची में 29 कार्यकारी निकाय थे। कितने कार्यकारी निकाय थे? 29 कार्यकारी निकाय थे, ये आप याद रखेंगे,
ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नया भाग एक्स ऐड किया, मतलब 9 ऐड किया, जिसको जो देखिए जो बताया गया आपको ऊपर कि ए से लेके ओ तक ऐड किया गया है। तो ओ कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं हिंदी में आपको अड़ा मिल जाएगा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको अड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, तो अड़ा तक इसको ऐड किया गया है, ठीक है। इसके बाद में अब देखिए 243 जो अनुच्छेद आया, तो 243 अनुच्छेद में परिभाषा बताया गया है, 243 में परिभाषा ऐड किया गया है, और 245 के ए से लेके 245 ओ तक जो जो महत्वपूर्ण विषय ऐड किए गए हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। तो ये लिस्ट आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, कहीं पे भी पूछ सकता है। जैसे पूछ लेगा कि ग्राम सभा, ठीक है, जैसे ग्राम सभा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 243 का या फिर ए में उल्लेखित है, ठीक है। तो 243 का में उल्लेखित है। जो लोग हिंदी मीडियम से, मैं फिर से बता रहा हूं कि 243 का से लेके 243 ड़ा तक, इंग्लिश मीडियम के लोग जो है 243 ए से लेके 243 ओ तक, ठीक है, अनुच्छेद की बात हो रहा है। तो ग्राम सभा का जो उल्लेख है वो 243 का में मिलता है अनुच्छेद में, ठीक है। इसके बाद में ग्राम पंचायतों का जो गठन है इसका उल्लेख हमें 243 खा में मिलता है। पंचायतों की संरचना की व्याख्या 243 गा में की गई। स्थानों का आरक्षण जो है 243 घा में किया गया, डी में किया गया। पंचायतों का कार्यकाल ई में व्याख्यित है। सदस्य के लिए जो अयोग्यताएं हैं वो एफ में व्याख्यित है। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व जी में व्याख्यित है। पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां जो है ये एच में व्याख्यित है। इसके बाद में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग की गठन जो है ये आई में व्याख्यित है। पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा जे में है। पंचायतों के लिए निर्वाचन के में है। संघ राज्यों क्षेत्रों को लागू होना एल में है। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, मतलब किन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा पंचायती राज व्यवस्था, वो एम में है, ठीक है। ऐसे करके विद्यमान विधि और पंचायत का बना रहना एन में है, और निर्वाचन संबंधी मामले जो न्यायालयों में जिसका हस्तक्षेप का वर्णन है वो ओ में है। तो ये सारे अनुच्छेद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, इसको आप लोग अवॉइड मत करना। लेखपाल की परीक्षा में सारा जो अनुच्छेद पढ़ाया गया था और इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया था। तो इस वीडियो में अलग से ये जो अनुच्छेद है 73वां संविधान संशोधन है, इस पर मैं वीडियो लाऊंगा और वहां पर इसका शॉर्ट ट्रिक वगैरह है, कैसे आपको पढ़ना, कैसे आपको याद करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होना कि ये सब कैसे याद करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, 11वीं अनुसूची में क्या शामिल विषय है। जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें एक अलग से अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं। कितने विषय शामिल किए गए हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, 29 विषय शामिल किए गए हैं। तो 29 विषय को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग देख सकते हैं। कृषि है, भूमि विकास है, लघु सिंचाई है, पशुपालन है, मत्स्य उद्योग, लघु वन उपज है, ठीक है, ग्रामीण आवासन है, पेयजल है, ईंधन है, सड़क सुविधा है, विद्युतीकरण है, अपारंपरिक ऊर्जा है, प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा है, पुस्तकालय है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप है, बाजार मेला है, परिवार कल्याण है, महिला विकास, बाल विकास है, दुर्बल तथा विशिष्टता, अनुसूचित जनजाति कल्याण है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण है। तो ये 29 विषय को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है कि अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं, एक नज़र आप यहाँ पे लगा लेंगे ताकि ये चीज़ आपको भूले ना, ठीक है। इसके बाद में आपको पढ़ना है पेशा एक्ट 1996, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो ये डेट आप याद रखना कि 1996 में पेशा अधिनियम आया था। और पेशा अधिनियम जो है ये जनजातियों में, जैसे पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हो गया तो हर जगह पे लागू हुआ, ठीक है, किसी राज्य ने बाई चांस लागू किया। अब ये राज्य जब लागू करेगा तो पर्वतीय क्षेत्र, जंगलीय क्षेत्र, वहाँ पे भी तो गांव बसते हैं, तो वहाँ पे भी लागू होगा। और ऐसे क्षेत्र में एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी रहती हैं। अब इनके संरक्षण के लिए इनकी जो ज़मीन है, इनका जो जैसे एरिया हो गया, ठीक है, मानते हैं कि उपजाऊ एरिया है, खनन क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या होगा, पंचायती अधिनियम के अनुसार ऐसा ना हो कि कोई माफिया वहाँ पे जाके जो ग्राम प्रधान है उनसे परमिशन लेके उनकी ज़मीन खोदने लगे, ठीक है। भाई ग्राम प्रधान हो सकता है कि बिक जाए, इसको पैसा मिल जाए और अन्य लोगों का नुकसान कर सकता है। ऐसे केस में क्या हुआ, ऐसे केस में पेशा एक्ट लाया गया और उनकी सुरक्षा के लिए, जनजातियों की सुरक्षा के लिए ये एक्ट लाया गया, जो कि दलीप सिंह भूरिया समिति के सिफारिश पर लागू हुआ। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पेशा एक्ट जो है ये दलीप सिंह भूरिया समिति के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है।
और ये अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है, 1996 में लाया गया था। देखिए हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां भारी संख्या में आदिवासी समूह रहते हैं, जिन्हें कई तरह की समस्याएं आती हैं। इन्हीं परेशानियों से निजात दिलाने के लिए पंचायत में उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार यानी कि पेसा, पंचायत प्रोविजन एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज यानी कि पेसा कानून लाया गया 1996 में। ठीक है, तो ये कानून जो है एक इनको पावर देता है कि अगर कोई बाहरी आदमी आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि ब्लॉक प्रमुख से ही परमिशन लेके वो यहाँ पे काम शुरू कर देगा, नहीं, इसको जो है ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई कंपनी आ रही है, ठीक है, बिलियन कंपनी आ रही है, ऐसा ना हो कि कंपनी आई, जिला पंचायत से लेके उसने एमएलए वगैरह से लेके ब्लॉक स्तर पर सारे लोगों को खरीद लिया और यहाँ पे खनन क्षेत्र स्टार्ट कर दिया, खनन शुरू कर दिया, ठीक है, और गांव वालों को दरकिनार कर दिया, पानी वगैरह नदी वगैरह थी इसको दूषित कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो एरिया होगा जहाँ पे एसटी लोग रह रहे हैं, इनसे परमिशन लेना होगा आपको। ठीक है, इनके परमिशन के बिना आप यहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकते हैं और एक आदमी से परमिशन नहीं लेना होगा, ग्राम सभा होगी उससे परमिशन लेना होगा। ठीक है, तो ये अधिकार पेशा के अंतर्गत इनको मिलता है, जहां पर इनके जमीन, खनन, जंगल, रीति रिवाज और इनका जो विकास है उससे संबंधित ये कानून है और उसकी ये सुरक्षा लेता है। ठीक है, तो ये है पेशा एक्ट 1996। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद में ये कब लागू हुआ, तो ये आप देख लीजिए कब लागू हुआ, 24 दिसंबर 1996 को ये लागू हो गया था। और इसको जो है आदिवासी कानून की रीढ़ माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस कानून या अधिनियम को आदिवासी पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को आदिवासी कानून के रीढ़ माना जाता है, तो पेशा अधिनियम 1996 को आदिवासी कानून का रीढ़ माना जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है। इसके बाद में देखिए वर्तमान में 5वीं अनुसूची वाले राज्य कौन कौन से हैं। अब ये राज्य इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं राज्यों में शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड शेड्यूल ट्राइब्स का उल्लेख है। अब यहाँ पर अगर शेड्यूल ट्राइब्स का यहाँ पे इन राज्यों में उल्लेख है और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत इनको विशेष पावर दिया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो शेड्यूल ट्राइब्स रह रही हैं इनको विशेष पावर दिया जाता है। अब पंचायती राज व्यवस्था अगर लागू हो जाता है तो ये विशेष पावर भी शायद ना बचे। ठीक है, इसका भी जो निराकरण है ये पेशा कानून के अंतर्गत होता है 1996 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो 5वीं अनुसूची वाले राज्य हैं ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में सरकार ने एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बन सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार ने 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पेशा, ठीक है, अधिनियम लागू किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उद्देश्य के रूप में नहीं पहचाना जाता है। ठीक है, यानी कि पेशा का उद्देश्य कौन सा नहीं है, पेशा कानून का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो स्वय शासन प्रदान करना। ठीक है, स्थानीय स्वय शासन जिसको आप बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राम सभा से कानून पारित करना होगा, तो ये आपका ये नहीं है। ठीक है, मतलब ये है, ये पेशा के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत आता है। इसके बाद में पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, पारंपरिक मतलब एसटी से रिलेटेड जो पारंपरिक अधिकार है उसको मान्यता देता है पेशा कानून। ठीक है, इसके बाद में जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना, तो जनजातीय क्षेत्रों में ऑटोनोमस क्षेत्र बनाना, इसी की मैंने अभी बात की थी। कोई बड़ी कंपनी आती है तो जनजातीय क्षेत्रों में आप ऑटोनोमस क्षेत्र नहीं बना सकते हो, तो ये चीज़ जो है उल्लेखित नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिलाना, ये भी इस कानून के अंतर्गत आता है। यानी कि जो नहीं आता है वो आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, कौन सा इसके उद्देश्य के रूप में नहीं पहचाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे समअप करते हैं। बाकी अगर आप लोग ई बुक, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू आदि बाय करना चाहते हो तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का संपूर्ण कंटेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।